Hello students. So we are back with completion of our chapter genetics. So we were studying about inheritance, genes, genotype, phenotype terms और इनका inheritance में क्या रोल है. सो अभी जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ एक्चुअली इनकम्प्लीट डोमिनेंस. देखिए जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो देन वी वर टॉकिंग अबाउट मेंडल कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल से पहले भी लोगों ने दिए थे, पर मेंडल ही सक्सेसफुल क्यों हुआ. उसका रीज़न था कि उसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ किए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, ज़्यादा जनरेशन्स तक किया, और लकीली ही यूज्ड पी प्लांट. और जो पी प्लांट था वो बाइसेक्चुअल होने की वजह से, जिसका लाइफ साइकिल छोटा है, तो उसमें होमोजाइगोसिटी लाइंस थी, तो उसको उसमें डिफरेंसेस ज़्यादा नज़र नहीं आए, तो जिसकी वजह से ही वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल टू प्रूव अबाउट लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. ऑन इन माय लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस. सो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था कि जैसे एवरी फैक्टर, मतलब वो जीन को फैक्टर बोलता था मेंडल, तो एवरी फैक्टर इज़ हैविंग टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स और टू एलील्स. सो उसमें क्या, द अलील विच इज़ एक्चुअली एक्सप्रेसिंग इन ऑल द जनरेशंस F1 F2 और सक्सीडिंग जनरेशंस, दीज आर द डोमिनेंट एलील्स. और रिसेसिव एलील क्या होता है, विच इज़ एक्सप्रेसिंग इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट. सो दिस इज़ अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस. देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि एलील्स जो हैं, जो डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स की हम बात करें, दीज सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, सेग्रीगेशन के बाद जब वो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, सो दे आर मेकिंग इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशंस. सो दिस इज रिगार्डिंग लॉज ऑफ इनहेरिटेंस विच आर गिवन बाय मेंडल. लेकिन उसमें जब हम टॉल और ड्वार्फ की बात करते थे, अगर हमने होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल को क्रॉस किया होमोजाइगस रिसेसिव साथ, तो हमारे पास हिट्रोजाइगस जब भी आता था तो वो टॉल होता था. तो सिमिलरली उसके फ्लावर कलर में भी ऐसा था. लेकिन बाद में ये देखा गया कि अगर जैसे इस केस में है कि व्हेन रेड फ्लावर is crossed with white flower, so we are getting all pink, means red is dominant or small, like capital R is dominant and small r is recessive. तो हमारे पास जब ये हिट्रोजाइगस फॉर्म कैपिटल आर स्मॉल आर, अकॉर्डिंग टू मेंडल, तो ये क्या होना चाहिए था, ये होने चाहिए थे ऑल रेड, पर ये ऐसा नहीं हुआ. हुआ क्या है, ऑल पिंक. सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंप्लीट, और आगे जब इसकी सेल्फिंग हो, सो कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हमारे पास क्या आता है, वन रेड, टू पिंक एंड वन वाइट. सो 1:2, 2:1 रेशो आ रही है. So this is not showing completely dominance. Incomplete dominance is coming. So in this experiment on peas were repeated using other traits in other plants. So it was found that sometimes in F1 it had a phenotype that did not resemble either of the two parents. आपने देखा पेरेंट रेड है और वाइट है, लेकिन जो F1 की फिनोटाइप आ रही है वो किसी भी पेरेंट से नहीं. तो ये एग्जाम्पल कौन सी थी, डॉग फ्लावर की, जिसको हम स्नैपड्रैगन बोलते हैं और एंटीरिहिनियम स्पीशीज बोलते हैं. सो इस केस में जो फिनोटिपिक रेशियो एक मोनो हाइब्रिड की नॉर्मल 3:1 होती थी, वो चेंज हो गई है. वो इंस्टेड ऑफ 3:1, दैट इज नाउ एक्चुअली, दैट इज नाउ 1 रेड, 2 पिंक एंड 1 वाइट. अब इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है हर जीन जो है इट्स अ डीएनए, और उसने आगे प्रोटीन बनाना है, और जो एंजाइम्स होते हैं दीज आर ऑल्सो प्रोटीनिशियस इन नेचर. सो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो कि व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन, सो व्हाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव. सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पता है कि एवरी जीन, एज यू नो बाय नाउ, कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट. जो मैं अभी बात कर रही हूँ कि हर जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसको एक्सप्रेस करता है. डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें वो 2 कॉपीज़ होती है जीन की, जिसको हम बोलते हैं एलील्स. और दोनों एलील्स अगर आइडेंटिकल होते हैं तो होमोजाइगस है, और अगर डिफरेंट है तो वो हिट्रोजाइगस है. सो वन ऑफ देम, हिट्रोजाइगस में क्या होता है, उनमें से एक डिफरेंट हो सकता है.
तो अगर हम इस एक जीन की बात करते हैं, जीन क्या करता है, सपोज कोई एक जीन हमने लिया, उसका काम क्या है, वो एक फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन एंजाइम। नाउ देयर आर टू कॉपीज ऑफ जीन, जीन की टू कॉपीज है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, टू एलीलिक फॉर्म्स। अब इसमें अगर एज्यूम कर देते हैं कि एक नॉर्मल एलील जो है इट इज़ प्रोड्यूसिंग नॉर्मल एंजाइम एंड दैट इज़ नीडेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सो अगर हमने ये बोला कि देखो एक जीन है, उसकी ये दो एलीलिक फॉर्म है, इसका ये वाला जीन एलील जो है ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल एंजाइम बनाता है, सबस्ट्रेट को चेंज करता है आगे ये चेंजेस लाने में। ओके अब हमारे पास बुक में थियोरेटिकली उन्होंने बताया कि that normal allele produces the normal enzyme which is needed for the transformation of substrate, but the modified allele could be responsible, जिसको हमने जब जब तो बना कैपिटल S एंड स्मॉल s। कैपिटल S ने तो नॉर्मल एंजाइम बना दिया कि रेड को रेड बनाना था, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, द स्मॉल s। इसको हमने नॉर्मल बोला, इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड एलील। अब मॉडिफाइड एलील क्या करता है, ये तीन चेंजेस कर सकता है। क्या क्या हो सकता है, या तो ये नॉर्मल बना रहा है एंजाइम, पर वो एंजाइम जो है वो लेस एफिशिएंट है, जिसके कारण वो पिंक बनाया उसने, ठीक है, नॉर्मल बना रहा है बट वो लेस एफिशिएंट है। दूसरा क्या है कि वो जो मॉडिफाइड एलील है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाता है। और तीसरा वो एंजाइम बना ही नहीं रहा, जिसकी वजह से ये जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप आई है उसके रीज़न हम बता रहे हैं कि जो मॉडिफाइड एलील है या तो वो नॉर्मल एंजाइम बना रहा है बट दैट इज़ नॉट एफिशिएंट, या वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है, और या वो क्या कर रहा है कि एंजाइम बना ही नहीं रहा है। So in the first case the modified allele is equivalent to unmodified allele। जब मैंने पहली बार में बताया कि उसने एंजाइम बनाया, तो उस केस में जो मॉडिफाइड एलील है वो नॉर्मल एलील जैसा ही है, बट क्या है वो सेम फिनोटाइप बना रहा है, रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस, कि वो सबस्ट्रेट को चेंज कर पा रहा है। सच इक्वलेंट एलील पेयर्स आर वेरी कॉमन, बट इफ एलील प्रोड्यूसेस अ नॉन फंक्शनल और नो एंजाइम तो उससे फिनोटाइप अफेक्ट होती है। सो फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड। So the unmodified allele which represents the original phenotype is dominant allele and the modified allele is generally the recessive allele. Hence in the example above recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because of no enzyme produced at all. ओके सो ये जो हमने एक एग्जाम्पल आपको दी थी दैट इज़ एक्चुअली एक्सेप्शन अदर देन मेंडल। सो मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बिना तो हमने बताया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, या फिर डोमिनेंस के लॉ में भी आपको बताया कि एक डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव एलील है। जो डोमिनेंट एलील है वो नॉर्मल एलील है, अनमॉडिफाइड एलील है। जो रिसेसिव एलील है वो मॉडिफाइड एलील है। जो हमने तीन केसेस बताए थे कि जो हमारी नॉर्मल एलील और अनमॉडिफाइड एलील है वो बनाता है, वो सबस्ट्रेट को चेंज करवाता है वो एंजाइम, लेकिन दूसरा वाला जो है मॉडिफाइड एलील है वो रिसेसिव एलील की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वो उसमें फंक्शनल एंजाइम भी नहीं बन पा रहा है, नॉन फंक्शनल या फिर एंजाइम ही नहीं है। तो एक और कंडीशन आती है, ये तो बात होगी इन कंप्लीट डोमिनेंस की, कि अकॉर्डिंग टू मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 रेशो आनी चाहिए थी, लेकिन इन कंप्लीट डोमिनेंस में डॉग फ्लावर की जो एग्जांपल है उसमें 1:2:1 आ रही। नेक्स्ट एग्जांपल आता है को डोमिनेंस का। को डोमिनेंस में क्या है, नॉर्मली हम बता रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए 2 एलील्स हैं, लेकिन अगर मोर देन 2 एलील्स होते हैं उस केस को हम कहते हैं, और दोनों ही मोर देन 2, पहले तो 2 मल्टीपल एलीलिज्म है, लाइक ब्लड ग्रुप की एग्जांपल है, उसमें ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी एंड ओ। अब ए बी और ओ के लिए मल्टीपल एलील्स रिस्पॉन्सिबल है इसके एक्सप्रेशन के लिए। दूसरी बात, अब इसमें भी जो ब्लड ग्रुप ए और बी है दे आर इक्वली डोमिनेंट, दोनों ही डोमिनेंट है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं को डोमिनेंस। पर ये को डोमिनेंस का मेनली एग्जांपल जो ब्लड ग्रुप का है, ये हम एक, इट्स नॉट एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल, इट्स एप्लीकेबल ऑन अ पॉपुलेशन। ओके, सो हियर
Like now we are discussing crosses where F1 resembled either of the two parents, यही हमने कहा था, और इन बिटवीन है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है. बट इन केस ऑफ को डोमिनेंस ऑफ F1 जनरेशन रिजेंबल, को डोमिनेंस में क्या हो गया कि जो F1 है इट इज़ रिजेंबलिंग बोथ द पेरेंट्स. इसका ब्लड ग्रुप है, एग्जाम्पल ब्लड सेल्स है विच डिटर्मिनिंग ABO ब्लड ग्रुप. अब इसमें आ जाता है कि ब्लड ग्रुप में ABO में दीज आर कंट्रोल्ड बाय अ जीन I, capital I. The plasma membrane of the RBC has sugar polymers which protrude from its surface and kind of sugar is controlled by the gene. So I जो है इसके 3 एलील है. I का है IA, IB एंड स्मॉल I. ठीक. और इसमें IA एंड IB दोनों ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर बना रहे हैं. दोनों इक्वली डोमिनेंट है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर बना रहे हैं. स्मॉल I जो है इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ शुगर. सो बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड, सो ईच पर्सन इज हैविंग 2 ऑफ द 3 जीन एलील्स हर पर्सन के ऊपर. सो जिसमें IA एंड IB जो है बोथ आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल I. इसको कहीं कहीं स्मॉल I लिखा होता है, कई बार इसको पेपर में आप देखोगे IO भी मैंशनड होगा. ठीक है. सो इसमें अगर आप टेबल इसका चेक करेंगे, लेट मी शो यू. अब इसमें एलील ऑफ पेरेंट 1 एंड एलील ऑफ पेरेंट 2. सो IA जीनोटाइप हो गई, IA और ब्लड ग्रुप हो जाएगा A. सिमिलरली अगर IB है तो AB ब्लड ग्रुप आ जाएगा. अगर IA डोमिनेंट के साथ स्मॉल I है तो ब्लड ग्रुप A रहेगा. अगर B के साथ A है, पेरेंट 1 B है, पेरेंट 2 A है, तो उस केस में AB और आ जाएगा. इफ़ इट इज़ B एंड B तो ये B आ जाएगा. फिर अगर ये IB एंड स्मॉल I है तो B आएगा. अगर स्मॉल I आएगा तो दोनों ही O हो जाएंगे. सो ऐसे करके हमने को डोमिनेंस को इसमें एक्सप्लेन किया है. और इसी में अगर आप देखोगे कि एग्जाम्पल ऑफ ABO ब्लड ग्रुप जो है वो को डोमिनेंस की भी एग्जाम्पल है. इट्स एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स, क्योंकि मोर देन 2 एलील्स जो है दीज आर गवर्निंग द सेम कैरेक्टर, कि एक कैरेक्टर को मोर देन 2 एलील्स जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं. ओके. सो मल्टीपल एलील्स जो होते हैं, एज आई जस्ट टोल्ड यू, इट इज़ फाउंड इन पॉपुलेशन, जब हम पॉपुलेशन स्टडीज़ करते हैं. सिमिलरली इसकी और एक एग्जाम्पल है, दैट इज स्टार्च सिंथेसिस इन pea seeds. Starch synthesis in pea seeds. It's also controlled by one gene जिसके 2 एलील है, कैपिटल B स्मॉल b. स्टार्च इफेक्टिवली सिंथेसाइज करता है कैपिटल BB होमोजाइगस, और उससे लार्ज स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं. और अगर स्मॉल BB होते हैं वो लेस एफिशिएंसी है तो उससे स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स होते हैं. बट जब मैचुरेशन ऑफ सीड्स हम देखते हैं, कैपिटल BB के राउंड और स्मॉल BB के रिंगल्ट बनते हैं. सो हिट्रोजाइगेट जो होता है, सो B ऑलवेज डोमिनेंट है, बट द स्टार्च ग्रेन्स जो हैं वो इंटरमीडिएट साइड के साइज़ के बन जाते हैं, कैपिटल B और स्मॉल BB. ये भी मल्टीपल एलिज्म है. लाइक कैपिटल BB अगर है तो स्टार्च का ग्रेन साइज़ बड़ा है, अगर स्मॉल BB है तो छोटा है, और दैट इज़ होमोजाइगस रिसेसिव. अगर कैपिटल B और स्मॉल b हिट्रोजाइगोट है तो हमारे पास इंटरमीडिएट साइजेस आ जाते हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ओके. सो नेक्स्ट आ जाता है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स. सो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स जो हैं उसको आपने पढ़ा होगा कि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स में हम लेते हैं जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आ जाते हैं, जिसको डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था. तो इसमें कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हो. जैसे इसमें कैपिटल Y इन्होंने येलो सीड कलर के लिए लिया और राउंड के लिए कैपिटल R लिया, क्योंकि अब आपने 2 लिए हैं. तो कैपिटल Y कैपिटल R, तो दोनों ही ये येलो राउंड, ठीक, दोनों ही डोमिनेंट है, क्रॉस्ड विद देयर रिसेसिव फॉर्म. तो हमारे पास F1 में आ जाता है कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r. अब अगर आप F1 के कॉम्बिनेशंस देखते हो तो क्या होता है, एक होता YR, सो कैपिटल YR. दूसरा क्या है Y स्मॉल r. तीसरा क्या है स्मॉल y कैपिटल R. और फोर्थ क्या आ जाता है स्मॉल y स्मॉल r.
ठीक है। सो अब अगर हम इनको क्रॉस करवाते हैं तो ये वाला चेकर बोर्ड आ जाएगा आपके पास। तो इसमें आप देखो, आपको चेकर बोर्ड बनाना इस फॉर्म में भी बना सकते हो। इजी वे क्या होता है कि आप ऐसे करके एक बॉक्स बना लो, उसमें 4 ऐसे रोज़ और कॉलम्स बना लो, ओके। और ऐसे चेकर बोर्ड बना के इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, वो जो 4 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बना के बताए थे। तो सेम जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं फिर से बना देती हूँ। 4 कॉलम्स हैं, 4 रोज हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही, ठीक है। अब आपको इनका कॉम्बिनेशन बनाते जाना, कैपिटल आर आर वाई वाई। सो सेम इट इज़ डन हेयर। तो अगर आप ऐसे करके चेक करते हो तो ये वाला जो है इसके पास आपको येलो राउंड दिख रहा है, ये भी येलो राउंड है, ये वाला भी येलो राउंड है, दिस वन ऑल्सो येलो राउंड, दिस वन येलो राउंड। देन नेक्स्ट आ जाता है दिस वन, अगेन येलो राउंड येलो राउंड, देन येलो राउंड, देन और कौन सा बच गया, येलो राउंड। सो अगर आप काउंट करते हो तो ये आपके कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यू आर गेटिंग 9 येलो राउंड। उसके बाद है हमारे पास येलो रिंकल्ड। सो येलो रिंकल्ड, ये भी येलो रिंकल्ड, 2 हो गए येलो रिंकल्ड। और कहीं येलो रिंकल्ड है, दिस वन ऑल्सो येलो रिंकल्ड। सो येलो रिंकल्ड कितने आ रहे हैं, 3 है येलो रिंकल्ड। फिर आ जाता है हमारे पास ग्रीन, ठीक है। सो इसमें हमारे पास जिसमें हम बोलते हैं ये वाला, तो ये ग्रीन राउंड है। देन हमारे पास ग्रीन राउंड कौन सा हो सकता है, स्मॉल आर आई आर आर ग्रीन है ना, तो ये भी ग्रीन राउंड है। और दिस इज़ ऑल्सो ग्रीन राउंड। तो 3 ग्रीन राउंड आ गए। देन दिस वन इज़ लास्ट वन इज़ ग्रीन रिंकल्ड एंड 1 हमारे पास आ गया ग्रीन रिंकल्ड। दैट मीन्स जब 2 कैरेक्टर साइमल्टेनियसली मेंडल ने लिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, तो उस केस में उसको रेशो मिली है 9:3:3:1। सो ऐसे कोई भी कैरेक्टर का आपको क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपने उनको 9:3 मीन्स ध्यान इसमें क्या रखना है कि हमें 2 अल्फ़ाबेट्स लेने, बिकॉज 2 जीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम मोनो हाइब्रिड लेते हैं तो हम एक अल्फ़ाबेट, लाइक हमें टॉल दिया है तो कैपिटल टी फॉर डोमिनेंट, स्मॉल टी फॉर रिसेसिव। सिमिलर जब आप डाई हाइब्रिड की बात करते हो तो डाई हाइब्रिड में 2 आपने अल्फ़ाबेट लेने, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। तो स्मॉल वाई स्मॉल आर जो होगा उसका रिसेसिव फॉर्म्स हो गए। ये रेशो और उसी के बारे में बताया हुआ है कि परसेंटेज के अकॉर्डिंगली, ठीक। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डन कि 9:3:3:1 आता है। देन एक और चीज़ जो नेक्स्ट स्टडी की थी बेटसन और प्यूनेट ने, दैट वाज रिगार्डिंग क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या होता है कि मेंडल ही पब्लिश्ड हिज वर्क ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865 और टिल 1900 इट वाज अनरिकॉग्नाइज्ड। सो फर्स्टली कम्युनिकेशन, क्योंकि रीज़न क्या था कि उसने अपना काम किया था 1865 और इतने साल लग गए उसके काम को रिकॉग्नाइज में, बिकॉज एट दैट टाइम कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी as it is now. Then in those days, and this work could not be widely publicized. Secondly, his concept of genes or factors, in Mendel's words, as stable and discrete units that controlled the expression of traits and pair of alleles which
did not blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation. सो उनके हिसाब से जब कंटिन्यूसली वेरिएशंस आ रही हैं और उसका ये कहना कि नहीं कुछ फैक्टर्स होते हैं विच आर कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ एलील्स और वो आगे अगली जनरेशन में सेग्रीगेट होते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, डोमिनेंस एंड रिसेसिव्स एंड ये वो, तो उनका तब ये कहना था कि क्योंकि इंटरमीडिएट बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, देर इज़ स्कोप ऑफ ब्लेंडिंग. सो नो वन वॉज एक्चुअली एक्सेप्टिंग, उसके इस आइडिया को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. थर्डली जो मेंडल का अप्रोच था, मैथमेटिक्स जो उसने यूज़ किया था इसमें, अगर आप देखेंगे ना, मैंने आपको बताया था कि मेंडल यूज़ मैथमेटिकल अप्रोच. अब ही यूज्ड मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना. ये उस टाइम पर टोटली न्यू था. तो पहला तो कम्युनिकेशन बहुत स्लो था तब. जो किसी की पब्लिकेशन है वो ईज़िली, जैसे आज के वर्ल्ड में हम ऑनलाइन फटाफट एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसा नहीं था तब. सेकंड कंडीशन था कि क्योंकि इंटरमीडिएट बीच में कैरेक्टर्स आते थे तो इस फिनोटाइप्स आती थी, तो लोग ये मानते थे कि ऐसा नहीं है कि ब्लेंडिंग नहीं है, देवर थिंकिंग ऑफ ब्लेंडिंग. थर्ड, अगर उसने मैथमेटिक्स को बायोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया था, सो इन दैट केस में उसका जो ये एक्सप्रेशन था उसको ये मान लिया गया कि ये ऐसा नहीं हो सकता. So finally, though Mendel's work suggested that factors and genes were discrete units, he could not provide, क्योंकि वो कोई भी physical proof for the existence of factors नहीं दे पाया था, तो इसीलिए उसके काम को इतनी देर बाद recognition मिली. Then in 1900 there were three scientists, De Vries, Carl Cons and von Schermak. They independently rediscovered Mendel's result on the inheritance of characters. So by that time क्या हुआ था कि माइक्रोस्कोप्स भी आ गए थे. सो साइंटिस्ट वर एबल टू ऑब्जर्व सेल डिवीजन, वो सेल डिवीजन अब माइक्रोस्कोप में देख पा रहे थे. So this led to discovery of structures in nucleus which appear to double and divide just before each cell division, and these are called as chromosomes. क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि वो colored bodies हैं. So they were visualized by staining. Then in 1902 chromosomes movement during meiosis had been worked out. Then Sutton and Boveri noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes and used chromosome movement. So to explain Mendel's law, recall that you have studied the behavior of chromosomes during mitosis and during meiosis reductional. Mitosis में होती है इक्वेशनल डिवीजन. सो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि दोनों क्रोमोसोम और जीन्स जो हैं वो एक पेयर में थे, और वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर है. लाइक आपको भी अब तो माइटोसिस मियोसिस पढ़ चुके हो आप क्लास 11th में. पहला काम था कि मेंडल का वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा था, फिर उसको रीडिस्कवर किया थ्री साइंटिस्ट, डी वरीज, कार्ल कॉन्स एंड वॉन शर्मक ने. देन उसके बाद फिर माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने से लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए सेल डिवीजन्स के, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब स्टडी किया, तो उनको ये पता चला कि मियोसिस में एनाफेज में क्रोमोसोम्स आर मूविंग अपार्ट, एंड देन इवन मेटाफेज में कहीं देखते हैं तो वो सेंट्रोमियर ब्रेक होता है. तो माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है. मतलब उन्होंने देखा जैसे क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर है, कलर्ड बॉडीज़ है और ये पेयर में प्रेजेंट है, और जब ये माइटोसिस और मियोसिस में क्रोमोसोम्स दे आर मूविंग अपार्ट. सिमिलरली उनका एक्शन सेम था जो जीन, जैसे जीन से है, जीन्स के अंदर एलील्स हैं वो पेयर में है, ऐसे क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में है. ठीक है, तो ये दोनों में पैरेलल बिहेवियर उनको नज़र आ रहा था. देन नेक्स्ट अगर आप इसमें देखें तो यही चीज़ बताई कि ये बाइवेलेंट. बाइवेलेंट कब कहते हैं हम? अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना. मियोसिस 1, मियोसिस 2 और जर्म सेल्स में वो सेपरेट हो रहे हैं. तो ये कंपैरिजन है कि अगर हम इनमें जीन्स और क्रोमोसोम्स का कंपेयर करते हैं कि ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 2 क्रोमोसोम्स कैन अलाइन एट द, दोनों क्रोमोसोम पेयर में है और उधर दोनों एलील पेयर में होते हैं जीन के. देन उसके बाद क्या होता है, सेग्रीगेशन होती है क्रोमोसोम की भी, गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस होता है,
और इधर से एलील्स जो हैं वो भी सेग्रीगेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। फिर इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि इंडिपेंडेंट पेयर है वो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं। हेयर वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। तो सेम वो चीज़ देखो यहीं पे बता रखी है, मियोसिस वन है और इधर भी मियोसिस वन है। तो मियोसिस वन में ये एक अपना पेयर है एनाफेज का, ये इधर पेयर है अपना एनाफेज टू का, और जर्म सेल्स में एक एक करके इंडिपेंडेंटली ये मूव करते हैं। सो सटन और बोवेरी ने जब ये पैरेलल बिहेवियर देखा, उन्होंने पैरेलल बिहेवियर जब देखा पेयरिंग का, pairing and separation of pair of chromosomes would lead to segregation of pair factors. So they united the knowledge of chromosomal segregation with the Mendelian principle and called it as chromosomal theory of inheritance. जब हमने देखा कि, और बाद में ये पता चला ना कि जीन्स आर, अब लोकेशन भी देखना कि जीन्स जो एलील्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम ओनली, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने जो उनका बिहेवियर देखा, सेग्रीगेशन बिहेवियर देखा और इनहेरिटेंस बिहेवियर देखा जीन्स का और क्रोमोसोम्स का, तो जो कि समवट इट वाज रिजेंबलिंग विद द मेंडल, तो इसको उन्होंने नाम दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। फ्रॉम दिस सिंथेसिस ऑफ आइडिया देन एक्सपेरिमेंटल, अब आया थर्ड पार्ट। देखो ध्यान से देखो हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। हमने मेंडल से बात शुरू की, मेंडल से पहले भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स होते थे पर वो प्रूव नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं दिया था, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं दिया था और फर्दर जनरेशन स्टडी नहीं की थी। ये तीन चीज़ें मैं बार बार आपको बता रही। देन फिर मेंडल आया, मेंडल ने स्टडी किया दो तीन चीज़ें उसने, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया। उसके हिसाब से मोनोहाइब्रिड में डोमिनेंट और रिसेसिव का 3:1 आ रहा था और डाईहाइब्रिड में 9:3:3:1 रेशियो आ रही थी। लेकिन इन बिटवीन में एक्सेप्शंस हैं, पहले तो आ जाती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, जहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 की जगह 1:2:1 रेशियो आती है। और दूसरी को डोमिनेंस में दो एलील्स इकट्ठे एक थर्ड एलील पे डोमिनेंट होते हैं, या फिर मल्टीपल एलीलिज्म की एक कैरेक्टर जो है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 एलील्स इन केस ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद आए उसका काम क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था, तो फिर 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने उसको रीडिस्कवर किया। लेकिन सटन और बोवेरी ने देखा कि अब क्योंकि माइक्रोस्कोप आ गए थे तो उन्होंने जो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, जीन भी पेयर एलील भी पेयर में आ रहे हैं, सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, वो भी सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। तो क्रोमोसोम उसने पैरेलल बिहेवियर दिखा जो क्रोमोसोम का था तो जीन का, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अब एग्जिस्टेंस में आ गई। तो एक फिजिकल प्रूफ मिल गया जो पहले उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी मेंडल के वर्क को। अब उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने के लिए फिर आया टीएच मॉर्गन। सो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी थी, ये किया था थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग्स। सो डिस्कवरिंग द बेसिस ऑफ, उन्हों को देखना था कि जो हम कह रहे हैं कि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन कॉज कर रही है, तो उसने ही वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाइज। फ्रूट फ्लाइज क्या होती है? ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, ये है ड्रोसोफिला, और वो बहुत सुटेबल है। उनको क्यों हम एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लेते हैं? क्योंकि उनको ईजिली हम सिंपल सिंथेटिक मीडियम में लैब में ग्रो कर सकते हैं। वो अपना 2 वीक्स में लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। एक सिंगल मेटिंग में हमें लार्ज नंबर ऑफ एग्स और प्रोजनी फ्लाइज मिल जाते हैं और क्लियर डिफरेंशिएशन होता है मेल और फीमेल सेक्सेस का। सो ईजिली उनको डिस्टिंग्विशेबल कर सकते हैं। तो हर चीज़ आप पढ़ना ज़रूर अच्छे से कि अगर हम मेंडल ने पीस लिए तो क्यों लिए थे? लाइफ साइकिल छोटा की वजह से, होमोजाइगोसिटी लाइंस थी, प्योर लाइंस थी। इधर इसने ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर क्यों लिया था? छोटा साइज था इसका, लाइफ साइकिल छोटा था, एक मेटिंग से बहुत सारी प्रोजनी मिल रही है, मेल फीमेल को ईजिली हम डिफ्रेंशिएट कर पे। बाद में इसमें एक और पॉइंट रहता, बहुत सारी म्यूटेंट फॉर्म्स भी ड्रोसोफिला में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। सो अब उन्होंने जो आगे पढ़ा था, जो उनका आगे था वो है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सो मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल अब तक हम प्लांट्स में पढ़ रहे थे डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। सो सेम मॉर्गन ने क्या किया? डाई हाइब्रिड क्रॉसेस किए ड्रोसोफिला में। अब यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्या कि एक ऐसा मेल या फीमेल ड्रोसोफिला लिया जिसमें 2 डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स और फिनोटिपिक कैरेक्टर्स नज़र आ रहे थे। ठीक है, जिसमें येलो बॉडी और वाइट आई ऐसे करके, या फिर उसने विंग्स लिए थे कि विंग्स कैसे, मतलब 2 डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स लेके। So the crosses were similar to the dihybrid crosses which were made by Mendel in peas. For example, Morgan hybridized, Morgan ने क्या किया?
येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल ली और उसको ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल के साथ इंटरक्रॉस करवाया. सो दो कैरेक्टर से आ रहे हैं. और ही ऑब्जर्व्ड दैट टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड F2 रेशो जो है दैट इज डेविएटिंग फ्रॉम 9:3:1 व्हेन टू जीन्स आर इंडिपेंडेंट. अब जब मॉर्गन ने किया और उसने ड्रोसोफिला पे किया और उसने भी दो कैरेक्टर लिए, उसने आगे जब डायहाइब्रिड क्रॉस करके देखा उसको ये रेशो नहीं मिली, उसको कुछ डिफरेंट रेशो मिल रही थी. सो मॉर्गन एंड हिज ग्रुप्स न्यू दैट जीन्स वर, इतना उनको पता था कि ये जो जीन्स हैं, क्योंकि तब तक सेक्स डिटर्मिनेशन का एक्स एक्स और एक्स वाई की जैसे हम बात करते हैं कि एक्स क्रोमोजोम जो है ये सेक्स लिंक्ड क्रोमोजोम है. So genes were located on X chromosome and saw quickly that when two genes in dihybrid cross were situated on the same chromosome, so proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental. तो अब जो इन्होंने मॉर्गन ने देखा था, उसने देखा कि पहली बात तो ये कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम, पैरेलल क्रोमोजोम एक्स पे है, वो क्रोमोजोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस से हो गया था प्रूव. अब नेक्स्ट है, अब उन्होंने आगे क्या देखा, उन्होंने देखा कि उनको दो कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं. एक मिल रहे हैं पेरेंटल टाइप, दूसरी मिल रही है नॉन पेरेंटल. सो पेरेंटल टाइप्स जो थी, सो यहाँ पे फिजिकल एसोसिएशन है टू जीन्स में. तो उसके लिए दे यूज़ द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब देयर फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन्स, की दोनों जीन नेक्स्ट जनरेशन में भी, नेक्स्ट उसमें इनहेरिटेंस में भी वो आगे नेक्स्ट जा रहे हैं. सो दे आर फिजिकली लिंक्ड and then they physical association genes on the chromosome and the term recombination to describe generation of non parental gene combination. So जहाँ पे parental gene combinations थे, for that he used the term linkage. यहाँ पे non parental आ रही है, उसके लिए उसने यूज़ किया था recombination. So Morgan and उन्होंने आगे क्या किया था, फिर इनको क्रॉसेस आपको दिखाएंगे तो उनका आगे उन्होंने रेशो भी देखा. रेशो में देखा कि कई कुछ केसेस में था कि येलो वाज टाइटली लिंक्ड. सो येलो एंड वाइट जीन्स जो हैं तो दे शोड 1.3% ऑफ रिकॉम्बिनेशन. लेकिन वाइट और मिनिएचर कैरेक्टर अगर लिया, मिनिएचर विंग, सो उसमें 37.2% ऑफ रिकॉम्बिनेशन आ रहा है. तो इनका स्टूडेंट था स्टुअर्ट वेंट. तो ये देखा ना, एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट जो थे, ही यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन. तो उसने जीन फ्रीक्वेंसी, मतलब उसने जो डिस्टेंस जो है उनको बोला है मैप यूनिट्स और जीन्स के बीच में. सो जिनके जेनेटिक मैप्स भी बनाए जाते हैं आजकल और सीक्वेंसिंग की जाती है जीनोम में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में. सो ये क्रॉस पढ़ाने से पहले तो हम अभी आपको मतलब ये वाला टॉपिक जो है मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में लेती हूँ ताकि आप और इजीली इसको समझ पाओ. और अभी तक आप अपना रिवाइज करेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने इसमें पढ़ा है आज, दैट इज़ एक्चुअली डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, को डोमिनेंस पढ़ा, और को डोमिनेंस के बाद हमने स्टडी किया है क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस जो पैरेलल बिहेवियर है, और उसके बाद आता है ये सब है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. सो अगर हम देखिए मेंडल के लॉज, मेंडल के 3 लॉ हो गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस में आ जाती है लिंकेज, एक्सेप्शन में आ जाती है रिकॉम्बिनेशन, एक्सेप्शन में आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म. इवन मल्टीपल एलिलिज्म और प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट्स भी आता है जो आपको सप्लीमेंट्री में दे रखा है कि वन जीन इज़ प्रोड्यूसिंग मोर देन वन इफेक्ट, जिसमें हम स्किन कलर की बात करते हैं कि स्किन कलर में सिर्फ डार्क और वीटिशी नहीं होते, इन बिटवीन बहुत सारे कलर्स होते हैं. So thank you so much till now, and after that I am going to discuss this experiment with you, and two more topics are left, जिसमें एक आ जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिसऑर्डर्स, जिसमें क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो मुझे लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं. प्लीज़ ऐसे ही पढ़ते रहें. और जैसे हमने आपसे बोला था, आप मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो हैं हम आपको रिलीज़ कर चुके हैं, और इन कमिंग टाइम ऑल्सो
अब जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया और आप हमारे साथ साथ पढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसके बाद मुझे पता है आपके प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं. सो जस्ट रिवाइज दिस थियोरी फॉर योर प्रैक्टिकल्स ऑल्सो. वी आर शूटिंग आर practical these videos also. Just go through these videos और उनको देखने के बाद आपको प्रैक्टिकल में भी कोई परेशानी नहीं होगी, कहीं चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं, नथिंग टू वरी. और साथ साथ में हम आपको रिवीजन वर्कशीट्स अपनी आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे सब्जेक्ट वाइज. और एंड में फिर आप लोग जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, जिनको हॉट्स बोला जाता है, जिसमें आपको डिफ़िकल्टी होती है, तो वो एग्ज़ाम के साथ साथ जैसे जैसे डेट शीट आगे आती जाएगी, सो वी आर गोइंग टू show you. So please subscribe our channel and be with us, and nothing to worry. And this is because our last of this year's 25 years videos. So we wish you all of you happy new year for that also. Thank you.